दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आपको अब देख देख के लग रहा होगा कि भाई ये कुछ पीछे का जो है माहौल पूरा अलग है, जो बैकग्राउंड है वो बहुत अलग दिख रहा है। और ये क्या है तो मैं बता दें कि सही है, क्योंकि हम अहमदाबाद से बाहर निकले हुए हैं और बहुत समय से इच्छा थी कि कुछ फिर से एक बार जो है फील्ड में निकला जाए। आपको रोज वीडियो के माध्यम से खबर तो हम बिल्कुल पहुंचाएंगे, लेकिन थोड़ा बाहर निकला जाए और लोगों से थोड़ा मिला जाए, जो कि हम कर नहीं पा रहे थे। कुछ हमारे निजी कुटुंब, हमारे परिवार में कुछ मेडिकल इश्यूज थे, तो उसके तहत हम निकल नहीं पा रहे थे। लेकिन अब थोड़ा काफी ठीक है, तो हमने सोचा निकलते हैं। तो हम अभी अहमदाबाद से तकरीबन 230-40 किलोमीटर दूर आए हैं, अमरेली में। और अमरेली से फिर हम घूमेंगे, यहाँ से जूनागढ़ भी जाएंगे, भावनगर भी जा सकते हैं, शायद पोरबंदर चले जाएं। तो निकले हैं तो जाएंगे बहुत सारी जगह पे और ग्रामीण इलाकों में जाएंगे। कोशिश करेंगे कि वहां से भी आपको अगर फील्ड से रिपोर्ट, अभी ये तो बैठ के बात कर रहा हूँ आपसे मैं, ये सरकारी गेस्ट हाउस है, वहां पे रुके हुए हैं। लेकिन फील्ड में भी जाके कुछ अगर बात की जाए, क्योंकि अभी वो बड़ा इश्यू चल रहा है। आप सब जानते हैं, हमने कल आपको खबर दिखाई थी कि टैट और टाट पास किए हुए हमारे जो युवा हैं गुजरात के, उनके साथ जो बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया जा रहा है, उनको जो घसीटा जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। खबर ये थी कि कल तकरीबन 1300 बच्चे जो युवा जो हैं, युवक युवतियां, उनको डिटेन किया गया था, देर रात तक पकड़ के रखा गया। उनके साथ और क्या क्या बर्बरता हुई है उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बताऊंगा। आज इस वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो अगेन जो है वो ऐसा मुद्दा जिसको मैं लगातार उजागर करने की कोशिश करता हूं। मैं आपके समक्ष उसमें जो मुझे समझ में आ रहा है कि जो धांधलियां हुई है, या तो जो सवाल या निशान खड़े हुए हैं, वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। वो है हमारा हो चुका लोकसभा 2024 का चुनाव। इस चुनाव में कहीं भी किसी भी तरह से हमको ये नहीं लगता कि वो निष्पक्ष हुआ है, वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हुआ हो, ऐसा हमको नहीं लगता। हमने बार बार शुरुआत से जो है ये आवाज उठाई कि भाई ये कैसे हो सकता है कि जब एक बार ईवीएम आपका लॉक हो जाए, सील हो जाए, उसके बाद उसमें वोटों की प्रतिशत की बढ़ोतरी कैसे हो सकती है। हमने आपको ये भी कहा था कि ये उस तरह की बात हो सकती है कि जैसे आपने गुल्लक लिया, उस गुल्लक में आपने जो है समझ लीजिए कि कुल मिला के 1000 रुपए जो है जमा कर दिए। आपको भी पता है कि इसमें मैंने 1000 रुपए डाले हुए हैं, उसको आपने सील कर दिया। अब जब आप उस गुल्लक को तोड़ेंगे या तो खोलेंगे, तो उस गुल्लक में से 1000 रुपए ही निकलने वाले हैं। ना वो 999 हो सकते हैं, ना वो 1001 हो सकता है। तो फिर ये एक तरह का गुल्लक समझ के चलें अगर आप, ईवीएम है उसमें, जब वो रात को 11 बजे तक जो है वो पूरी गिनती, मतलब वो पूरा सील हो गया, उसकी रिपोर्ट सुबह कम से कम दूसरे दिन सुबह आरओ ने चुनाव आयोग को भेज भी दी। वो 11-11 दिन के बाद, 8-8 दिन के बाद, 5-5 दिन के बाद जब वो सील हो चुका है, तो उसमें फिर वोट के परसेंटेज कैसे बढ़ सकते हैं, ये समझ में नहीं आता है। इस बारे में जब बहुत सारी टिप्पणियां और टीका हुई, तो राजीव कुमार, जो कि बेतुकी शेरो शायरी करने के बहुत ही शौकीन हैं और बड़ी महारत भी उनको हासिल है, उन्होंने ये कह दिया कि इसका जवाब समय आने पर दिया जाएगा कि वोट परसेंटेज कैसे बढ़ते हैं। हालांकि वो समय उनके मुताबिक अब तक आया नहीं है, इसलिए वो इस बारे में कुछ कह नहीं रहे हैं। लेकिन हम आपके पास एक ऐसा आंकड़ा लेके आए हैं जो कि आपको चौंका देगा, जिस आंकड़े को लेकर हम खुद जो है जब हमने देखा तो हम चौंक गए। और आपको बता दें, हम पूरी क्रेडिट जिन्होंने मेहनत की उनको देना चाहेंगे। ये मेरा खुद का मैंने निकाला हुआ आंकड़ा नहीं है, मतलब मेरी उसमें मेहनत बिल्कुल ना के बराबर है। जिन्होंने इस पूरी मेहनत के पीछे जो है, मतलब ये पूरे आंकड़े इलेक्शन कमीशन से ही, उन्हीं की वेबसाइट से निकाल कर इसको हम सब के सामने रखने की जो मेहनत की है, उनका नाम है डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग साहब। वो आप जानते हैं, हमने उनके साथ एक बार साक्षात्कार किया था। वो चंडीगढ़ में रहते हैं और चंडीगढ़ में ही जो है वो जो मेडिकल फैकल्टी हुआ करती है, उसके वो बहुत लंबे अरसे तक डीन रह चुके हैं।
हमारे नेशनल बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हुआ करते थे, उसमें वो ऐसे एडवाइजर रह चुके हैं, है ना। वो डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग साहब है, इन्होंने ये आंकड़ा पूरा कंपाइल करके निकाला है। हम जो से एक जरिया है आप तक उस आंकड़े को पहुंचाने का। वो आंकड़ा मैं आपको दिखाता हूं, आप देखेंगे तो आपको भी शायद जो है बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो हम कभी हो रहे हैं। अब आप देखिए इसको, ये डॉक्टर प्यारेलाल साहब ने हमको भेजा है, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लिखा है कि हाइक ऑफ वोट्स बाय 5 करोड़ 13 लाख 20,173, मतलब कि 5 करोड़ 13 लाख 22,173 वोट्स जो हैं वो बढ़े हैं, वो बढ़ाए गए हैं चुनाव आयोग के द्वारा आफ्टर द फर्स्ट डेटा डेवल्ज्ड इन ईच फेजेस। मतलब कि हर एक फेज में, हर एक चरण में जब पहली बार डेटा दिया गया उसके बाद बढ़ाए गए जो वोट हैं उनकी संख्या 5 करोड़ 13 लाख 22,173 होती है। आगे इसमें लिखते हैं गर्ग साहब कि ईसीआई हैज बीन कंसिस्टेंटली रिफ्यूजिंग टू डाइवल्ज votes polled in each constituency and has been increasing vote percentage after 4 to 11 days। मतलब कि चुनाव आयोग कंसिस्टेंटली, पूर्ण रूप से नियमितता बरतते हुए इस बात से इनकार कर रही है कि भाई वोट जो हैं वो जो जो डाले गए हैं, जो वोट मतदान हो चुका हर एक कंस्टिट्यूंसी में, उसके बाद जो है वो इंक्रीज नहीं होता, हो रहा है। ये हकीकत है, हमारे सामने आंकड़े हैं। और गर्ग साहब लिखते हैं कि ये वोटिंग होने के 4 से 11 दिन के बीच में ये आंकड़े बढ़े हुए हैं। आगे गर्ग साहब लिखते हैं कि ऑब्वियसली विथ अल्टीरियर मोटिव ECI hiked the polled votes from 5 करोड़ 59 करोड़, है ना, 8,16,269 to 64 करोड़ 21 lakh 38,442 by a hike of 5 करोड़ 13 लाख 22,173 वोट्स। मतलब कि चुनाव आयोग ने इस बात से को स्वीकारने से मना करने के बाद भी जो वोट डाले गए थे वो थे 59 करोड़ 8,16,269, जिसको बढ़ाकर हमारे सामने रखा गया 64 करोड़ 21 लाख 38,442। मतलब कि 5 करोड़ 13 लाख 22,173 वोट्स की बढ़ोतरी हुई। कैसे हुई? अब इसमें फेजेस हैं, उस फेज वाइज आप जो है आप इसको देख सकते हैं। आप फिर से एक बार देखें, मैं आपको पढ़ रहा हूं। पहला चरण जो था भाई साहब, तो पहले चरण में इनिशियल परसेंटेज जो दिए गए वो 60% थे। इनिशियल वोट्स जो डाले गए थे उसका आंकड़ा भी आप देख सकते हैं। तो इसके बाद बढ़ाने के बाद जो वोट परसेंटेज आए 60 से वो हो गए 66.14%। मतलब कि जो वोट बढ़ाए गए वो थे, आप वो भी देख सकते हैं, है ना, वो 1 करोड़ 1,02,20,297 वोट्स हैं। उसी तरह अब आंकड़े आपके सामने, आप देखते रहिए, मैं परसेंटेज बता रहा हूं आपको। उसी तरह दूसरे चरण में मतदान जो हुआ था, इनिशियल परसेंटेज था वो 60.96% था, जिसको बढ़ा दिया गया 66.71% कर दिया गया। और टोटल आंकड़े आप देख सकते हैं कि कितने वोट्स हैं और कितने बढ़ाए गए। उसके बाद ऐसे ही उसी तरह से तीसरे चरण में 61 था, 61.45 वोटिंग था, ठीक है, बढ़कर वो हो गया 65.68%। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितने वोट बढ़ाए गए। उसके बाद चौथे चरण में कुल वोटिंग जो दर्ज किया गया था वो 62.84 था, अब वो बढ़कर हो गया भाई साहब 69.16%। और उसके बाद आप देखिए कि कितने आंकड़े बढ़े। और चौथा चरण कहाँ पे था आप सब जानते हैं। पांचवें चरण में 57.47% वोटिंग जो है वो दर्ज हुई थी, जो कि बढ़ के कुछ दिनों में हो गई 62.20%। और आप देखिए कि कितने वोट डाले गए थे और उसमें कितने वोटों की बढ़ोतरी हुई। छठा फेज जो था उसमें टोटल वोटिंग दर्ज हुआ था 59.06%, जो कि बढ़ के हो गया 63.37%। और आप देख सकते हैं कि टोटल वोट्स और उसके साथ साथ बगल में बढ़े हुए जो वोट्स हैं उसकी गिनती आप देख रहे हैं।
वैसे ही 7वां चरण जो था, वहां पे जो वोट गिरे थे, जब वो काउंटिंग जब काउंट किया गया, तो वो था 59.45%, जिसको बढ़ाकर कुछ दिनों बाद जो है वो कि चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद ये 7वें चरण का आंकड़ा दिया गया था बढ़े हुए वोटों का, तो वो 59.45 से बढ़कर वो वोट परसेंटेज हो गए 63.88%। मतलब कि वहां देखिए, वहां भी कितनी बड़ी बढ़ोतरी जो है आप देखने को मिली है। तो इसी तरह कुल जो वोट डाले गए, इनिशियल वोट्स पोल्ड जो अगर हम कहें, तो वो जो थे वो थे 59 करोड़, मतलब 59 करोड़ 8,16,269। जबकि उसको जब परसेंटेज बढ़ा दिए गए, तो वो ही वोट बढ़कर हो गए 64 करोड़ 21,38,442। जिसका मतलब जो डिफरेंस है, जो बढ़े, जो वोट बढ़े, वो कितने बढ़े, तो 5,13,22,173 वोट बढ़े। अब आप बताइए मुझे कि इसमें हम क्या समझे, इसका जिम्मेदार कौन, इससे क्या हुआ, किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ। और ये सवाल तो मूलतः ये कि पड़े पड़े ईवीएम में बंद ये वोट कैसे बढ़े? ये क्या कोई बैंक का फिक्स डिपॉजिट है? ये आपका क्या कोई म्यूचुअल फंड है जहां पे आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो पैसे बढ़ते हैं, अगर वो ठीक तरह से इन्वेस्ट होते हैं तो? भाई फिक्स डिपॉजिट में तो बढ़ते ही है, म्यूचुअल फंड में तो बढ़ते भी हैं, घटते भी हैं, लेकिन इस एफडी हो तो बढ़ जाते हैं पैसे, वो तो कम नहीं होते। तो ये क्या ईवीएम है या फिक्स डिपॉजिट का कोई स्कीम है कि वोट आपके जो है पड़े पड़े बढ़ रहे हैं? अगर इसका कोई खुलासा है इलेक्शन कमीशन के पास, चुनाव आयोग के पास, तो देना चाहिए। राजीव कुमार ने कहा कि सही वक्त आएगा, बताएंगे। तो सही वक्त कब है? वो सही वक्त का इंतजार इस देश की जनता कर रही, पता नहीं वो सही वक्त कब है। अब इसमें कोई जुडिशियल मतलब कोर्ट सुओ मोटो लेगी नहीं लेगी, हमको नहीं पता। हमको इतना पता है कि कुछ लोग हैं, एमजी देव साहब और उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, वो सब लोग जो हैं इसको चैलेंज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं इस परिणाम को। हमारी उनसे शुभकामनाएं भी, हमने ये जो फिगर है इनको उनको ये सब फॉरवर्ड भी किए हैं ताकि उनको कुछ काम आ जाए, और बाकी देश की जनता तक ये बात हमको पहुंचानी थी, हमने पहुंचा। अब आपकी मर्जी है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय बनती है, वो आपको लिख के उसे बताएं, कमेंट करके बताएं। और बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची लगती हो, पसंद आती हो, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं, ताकि सच जो है वो हो सके उतना फैल सके। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।